हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन पर। और एक बार मैं फिर से आपके सामने हूं अपने नाउन टॉपिक का सेकंड पार्ट लेकर के। पार्ट सेकंड मतलब अपन ने पहले टॉपिक में 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज अपन करने वाले हैं रिमेन 15 से लेकर के 25 तक के वो सारे क्वेश्चंस जो अपन ने स्टार्टिंग में दिए थे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, आप इस पूरे टॉपिक मतलब नाउन की सीट का PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल AJ सर इंग्लिश पर जाकर के। और तो वहां से आपको वो पूरा PDF मिल जाएगा, आपको लिखने और स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहां से इसका सोल्यूशन इजीली ले सकते हैं और अपन बार बार यही कोशिश करते हैं कि अपन हर एक एरर को इजी बनाएं और उसका सोल्यूशन आपके सामने रखें जिससे कि आप ज्यादा इंजॉय कर सकें। और सबसे पहले ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टडीज को निरंतर रखिए, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस मत दीजिए। लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर पर्सनली लॉकडाउन लग गया कि आपकी स्टडी का भी लॉकडाउन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी स्टडीज को रेगुलर रखिए और बिल्कुल भी उसके अंदर व्यवधान मत डालिए और आप बस कंटिन्यू लगे रहिए अपनी स्टडीज को लेकर के। एग्जामिनर एग्जाम्स कभी भी डिसाइड कर सकते हैं, वो चाहे 3 महीने बाद में हो चाहे 2 महीने बाद में हो। आपको अपने लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके रखना है बिफोर द एग्जाम स्पेशली। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन गिवन है बोर्ड पर। द कंपनीज डिसीजन टू इश्यू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। लास्ट में दिया नो एरर। देखो सबसे पहली बात तो ये कि अपन ने हर एक सेंटेंस में एक छोटा सा लॉजिक अपनाया है और अपना एक क्राइटेरिया है हर एक सेंटेंस को स्पेशली ब्रेक करने का, जिससे अपने को सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाती है। और अपन बार बार ये कोशिश करते हैं कि वो सेंटेंस आपके लिए ज्यादा इजी हो जाए, बिकॉज आपको सबको पता है कि सेंटेंसेस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अगर उसको पढ़ करके इजी बनाना होता है तो अपन किस मायने में उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं वही तरीका अपने लिए लगाता हूं जो अपन बैक टू बैक डेली प्रोसेस में यूज करते रहते हैं। सबसे पहले तो अपन ये क्या देखा कि द जो है वो क्या दिया हुआ है, एक आर्टिकल के रूप में दिया हुआ है। कंपनी आपको पता है कि एक नाउन होगी यहाँ से, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ आप देख सकते हैं, इसको अपन अपोस्ट्रोफी एस के नाम से बोलते हैं। फिर से बोलना चाहूंगा, अपोस्ट्रोफी एस के नाम से बोलते हैं। मैं थोड़ा सा अपोस्ट्रोफी एस के बारे में आपको बता दूं कि एक अपोस्ट्रोफी एस जो यूज किया जाता है किसी एक नाउन के ऊपर ही किया जाता है, मतलब किसी एक नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। और आगे भी अपन क्या देख के चलते हैं हमेशा कि एक नाउन ही अपन देख के चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अपोस्ट्रोफी एस लगाया जो जाएगा एक नाउन के सिर के ऊपर। देखो आप, ये नाउन के सिर के ऊपर, मतलब एक चीज कंफर्म है कि अगर अपन किसी एडजेक्टिव के लास्ट में अपोस्ट्रोफी उसके सिर पर लगाए तो गलत होगा, किसी एडवर्ब के ऊपर लगाए तो भी गलत होगा। और दूसरी बात विशेष ये भी होती है कि अपोस्ट्रोफी एस के आगे जो भी वर्ड आता है वो भी क्या होता है अपने आप में नाउन। हाँ, कंडीशंस 2 होती है, एक तो ये होती है, दूसरी कंडीशन एक और होती है कि अपन किसी भी नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस जब लगा रहे हैं तो एक चीज और देखते हैं कि हो सकता है नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस क्या है कि 2 वर्ड गिवन हो आपको, तो एक एडजेक्टिव हो सकता है और एक नाउन हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। तो पहली कंडीशन तो होती है नाउन अपोस्ट्रोफी एस नाउन, दूसरी कंडीशन होती है नाउन अपोस्ट्रोफी के बाद में एडजेक्टिव और फिर नाउन। बिकॉज आपको पता है कि जब भी 2 वर्ड लगातार दिए जाते हैं तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता रहा हूं आपको, पहला एडजेक्टिव होता है, दूसरा क्या होता है, नाउन। चलिए बात करते हैं कुछ इसी तरह से इस पर अपोस्ट्रोफी एस एक ही वर्ड है तो डेफिनेटली नाउन होगा। और दूसरी बात मैंने पहचान बताई कि जिन शब्दों के लास्ट में I1 दिया जाता है वो भी क्या हो जाते हैं अपने आप एक नाउन होते हैं, कंपनी फिक्स में ही। देखिए टू इशू जो है यहाँ पर आपको पता है कि एक इंफिनिटिव का काम कर रहा है, ठीक है, इंफिनिटिव की तरह यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो इट इज एन इंफिनिटिव स्पेशली। चलिए ये इंफिनिटिव हो गया आपका, इसका अपना टास्क है। बोनस शेयर की बात करूं तो 2 वर्ड लगातार आप देख सकते हैं गिवन है यहाँ पर, तो 2 वर्ड दिए हुए मतलब बोनस क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, तो शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक नाउन के रूप में। आप हमेशा बस ध्यान रखिए 2 वर्ड। दूसरी बात ये है कि आप सोच रहे होंगे ये नाउन क्यों आया, क्योंकि ये नाउन इस वर्ब की वजह से आया और इस वर्ब की वजह से आया, मतलब ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और अगर इस वर्ब की वजह से आया तो ये वर्ब क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन मैं आपको बता दूं इधर से किसी सब्जेक्ट का इस वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये इंफिनिटिव के फॉर्म में। चलिए इधर से बात कर लेते हैं क्लियरली, तो क्लियरली किसकी तरह यूज किया जा रहा है, एक एडवर्ब की तरह। अच्छा कैसे कह सकते हैं एडवर्ब की तरह, बिकॉज आपको पता है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। चलिए यहां से बात कर लेते हैं इंडिकेट जो है वो किसका यूज किया जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है इंडिकेट यहाँ पर किसका काम कर रहा है, मैन वर्ब का काम कर रहा है। और मैन वर्ब का भी कौन सी फॉर्म, 5वीं फॉर्म का काम कर रहा है। चलिए वर्ब की 5वीं फॉर्म, पहली बात तो ये कि जब भी वर्ब की 5वीं फॉर्म लगती है तो रिप्रेजेंट टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये अपन बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर से देखिए आप, आर्टिकल हो गया, फिर से देखिए नाउन हो गया, और इसकी पहचान बहुत ईजी है, इसके एक तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, एमिएंटिक, मतलब
जिन शब्दों के लास्ट में ION लग जाए, MENT लग जाए, वो क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अभी अपनी बात हुई थी कि अगर अपोस्ट्रोफी एस कहीं पर लगता है तो कहां पर लगता है, नाउन पर ही लगता है, और इसके आगे भी क्या दिया होता है, नाउन ही दिया होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो डेफिनेट बात है कि ये तो नाउन हो गया, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा कि ये नाउन है या नहीं है। तो अब इसको देखिए आप गौर से, क्या ये नाउन है? तो पता चला कि जिन शब्दों के लास्ट में ENT लग जाते हैं वो शब्द हमेशा किसका काम करते हैं, वो तो हमेशा किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का। अरे भाई मैं एडजेक्टिव भी सही मान लेता अगर इसके क्या होता आगे एक नाउन, क्योंकि दो कंडीशन बता दी, नाउन अपोस्ट्रोफी एस, नाउन अपोस्ट्रोफी एडजेक्टिव नाउन। एडजेक्टिव है लेकिन आगे नाउन नहीं। आप सोच रहे हैं अबाउट क्या है, तो अबाउट क्या है, एक प्रेपोजिशन है। इसके बाद में ये फिर से क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, और फ्यूचर क्या आ गया, एक नाउन। क्योंकि आपको बता रखा है आर्टिकल के साथ अगर एक सिंगल वर्ड हो तो वो क्या होता है, नाउन। दो वर्ड तो एडजेक्टिव नाउन, तीन वर्ड तो एडजेक्टिव और नाउन। मतलब कंफर्म बात ये होगी कि ये प्रेपोजिशन है तो फिर ये दोनों वर्ड्स आपस में नाउन है, तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा, नाउन ही होना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। इसको नाउन बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस। तो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है ये तो हुआ कॉन्फिडेंट, और नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। कैसे पता चला, जिन शब्दों के लास्ट में ENCE लग जाता है, फिर से देखिएगा ENCE लग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। चलिए ये आपका एरर था, बी पार्ट में अपन पढ़ चुके हैं। ओके फाइन। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। The old lady who was crushed to death by a speeding truck was walking in the dash of the road. ऑप्शन है सेंटर, सेंटर्स, मिडल और मिडल्स। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा माइंड का क्वेश्चन है कि अपने को माइंड का यूज करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आप सोच रहे होंगे सर माइंड का कैसे, आप खुद देखिए एक बार। सेंटर का मतलब भी मध्य होता है और मिडल का भी, हालांकि सेंटर्स तो बोलना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा। मिडल्स भी नहीं बोल सकते, तो इन दोनों ऑप्शन में से आंसर करना होगा, सेंटर और मिडल। चलो मैं आंसर बताऊं उसके पहले आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि इन चीजों को सोल्व करने के लिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी होती है कि सेंटर तो किसका बोला जाता है और मिडल किसका बोला जाता है। ये चीज हमेशा याद रखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए कोई पार्क है, ठीक है, ये कोई पार्क है, और इस पार्क में अगर मैं मिड की बात करना चाहूंगा तो इस मिड को बताने के लिए मैं क्या बोल दूंगा, सेंटर बोलूंगा। अब आपको सबको पता है, एक बहुत ही जनरल सी बात है कि जैसे आप आप जैसे मान के चलिए कि आप सर्किल बनाते हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स में सर्कल जो बनाते हैं तो सर्कल के अंदर क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र मतलब सेंटर तो होना। तो डेफिनेट सी बात है, जो भी चीजें राउंड शेप में होती है, सर्कल शेप में होती है, उनके अंदर वाले जो केंद्र होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हमेशा सेंटर बोलते हैं। और जो चीज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, मतलब एकदम सरफेस में हो, मैं बताऊं आपको सरफेस कैसे। जैसे मान के चलो कोई सड़क है, तो सड़क जैसे रोड की बात हो रही है, ठीक है, कोई ग्राउंड है, लंबा ग्राउंड है, सीधा ग्राउंड है, तो उसका जो बीच पॉइंट होता है मिडल, उसको अपन क्या बोलते थे, मिडल बोलते हैं। तो ये तो एक बेसिक सा हो गया, ये मैंने बोलता माइंड का क्वेश्चन है, बस माइंड से ध्यान रखिए। आगे क्या दीवार रोड लिखा हो तो डेफिनेट सी बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिडल ऑफ द रोड ही होगा। दूसरी बात है ब्रेक करने की, तो आपको देखिए आर्टिकल, एडजेक्टिव नाउन, हूं रिलेटिव प्रोनाउन है, हेल्पिंग और मैनर ऑफ की थर्ड फॉर्म, पेसिव सेंटेंस, टू दैट इंफिनिटी हो गया, बाय आपका प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। देखो कैसे पता चला, आर्टिकल के बाद में दो वर्ड है तो स्पीडिंग यहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से ट्रक जो है वो किसका काम कर रहा है, एक नाउन का। वॉच फिर से क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, वॉकिंग क्या हो गया आपका, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस बना रहा है, इन प्रेपोजिशन आर्टिकल है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर कोई नाउन की जरूरत पड़ेगी। ऑफ जो आपका प्रेपोजिशन आर्टिकल और एक नाउन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं दूसरी, यहाँ से देखिए इसको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन बोला, तो रिलेटिव प्रोनाउन से मिलकर के जब तक अगली वर्ब चेंज नहीं हो जाती तब तक हमेशा किसको अपन क्या बोलते हैं, एक एडजेक्टिव क्लोज। पता आपको। चलिए तो यहां से लेकर के और लास्ट तक का क्या कहलाएगा, मैन क्लोज। चलिए मैन क्लोज कहलाएगा, ठीक है। तो इसको अपने डिवाइड कर दिया, तो ये वाली वर्ब जो है लेडी के अनुसार हो रही, तो डेफिनेट सी बात है ये वाला वाद भी किसके अनुसार हो रहा है, लेडी के अनुसार ही हो रहा है। तो इन दोनों की कंडीशन ये होगी, आंसर आपका हो जाता है मिडल। 17 नंबर सेंटेंस पर एक बार बात करते हैं। 17 नंबर जो सेंटेंस गिवन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए इंप्रूवमेंट वाला सेंटेंस है, नो इंप्रूवमेंट आपसे पूछ रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आपको मल्टीपल वर्ड्स में से एक वर्ड डिसाइड करना होगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पर हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, इंडिपेंडेंट दिया, आपको इंडिपेंडेंस भी दिया हुआ है, इंडिपेंडेबल भी दिया हुआ है और एक इंडिपेंडेंट भी दिया हुआ है, और ये बताना होगा कि विच वर्ड इज इफेक्टिव हियर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी अंडरस्टैंड दैट
व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर इन दिस सेंटेंस। मैं सबसे पहले आपको ये कह दूं कि अपना जो जनरल वे है वो अपन डेवलप कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले जैसे दो दिया, आपको सबको पता है कि दो जो होता है अपने आप में कंजंक्शन होता है। मैं आपको सबसे पहले दो से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि दो एक कंजंक्शन होता है, और अपन बार बार बात कर चुके हैं कि कंजंक्शन काम क्या करते हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको कंजंक्शन से मिलवा देता हूँ, जिससे कि आपको सेंटेंस बहुत आसान लगेंगे आगे भी। आप देखिए कंजंक्शन जो होता है जनरली वो दो क्लोज जोड़ता है, मतलब दो क्लोज जो जोड़ता है। जैसे मैं एक और बात कर लेता हूं इधर से, दोनों क्लोज जो सेपरेट्स होते हैं। अब देखो क्लोज का डिफरेंस क्या होता है, अपन ने पढ़ा है कि क्लोज जितने भी होते हैं वो अपने आप में खुद के सब्जेक्ट्स लेते हैं, खुद का वर्ब लेते हैं और खुद का अदर वर्ड लेते हैं, और इसी को अपन एक पर्टिकुलर क्लोज बोलते हैं। आप एक क्लोज को एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि क्लोज सेंटेंस के अंदर पाया जाता है। कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस जो है अपने अंदर क्लोज को इंक्लूड करता है, चाहे वो एक हो चाहे दो भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इधर वाले क्लोज में भी वही सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड अपन यूज कर रहे हैं। मतलब आप खुद देखिएगा एक बार, मैंने इस कंजंक्शन से दो क्लोज जोड़ने, क्योंकि चाहे सेंटेंस कंजंक्शन मिड में दिया हो या फिर इनिशियल ऑफ द सेंटेंस दे दे, तो भी आपको बैक टू बैक दो सेंटेंस तो जोड़ने ही होंगे। तो यहाँ से खुद देखिए आप, पहला जो सेंटेंस गिवन है वो सब्जेक्ट लेगा अपना खुद का, यहाँ पर आर्टिकल दिया लिखने की जरूरत नहीं। कंट्री नाउन होगी, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंडिपेंडेंट क्या है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात है इन प्रेपोजिशन, तो डेफिनेट सी बात है ये किसका काम करेगा, नाउन का ही काम करेगा, क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ड लगाए जाते हैं वो क्या लगाए जाते हैं, नाउन। दूसरी बात है कोमा लगा हुआ, तो आप खुद देखिए कि कोमा मतलब एक क्लोज खत्म हो गया, दूसरा क्लोज यहाँ से स्टार्ट। दूसरे क्लोज स्टार्टिंग में मैनी दिया, और मैनी तो आप परमानेंट कर लीजिए माइंड में कि मैनी को जब भी देखेंगे आप केवल एक ही नाम से बोलेंगे, दिस इज एडजेक्टिव। डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक नाउन का काम किया जा रहा है। स्टिल जो है वो एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब टाइम में अपन यूज करते हैं। हैव जो है यहाँ पर आप इसको हेल्पिंग वर्ब कम वर्ब बोल सकते हैं आप, इट्स हेल्पिंग वर्ब लाइक दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट यहाँ पर ये खुद भी अपने आप में एक मैन वर्ब का भी काम कर रहा है, आप इसको मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब बोथ साइड इट कैन कॉल्ड। नो इज इन एन एडजेक्टिव एंड इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेट सी बात है एडजेक्टिव के बाद में क्या आ जाएगा, एक नाउन। आप हमेशा याद रखिए जब भी आपको नहीं पता है कि दो वर्ड रेगुलर दिए हुए और आपको ये कंफर्म नहीं कि वो दोनों वर्ड है क्या, तो मैंने आपको परमानेंट इलाज बताया, इट्स अ पैनेसिया फॉर ऑल ऑफ यू दैट दोनों वर्ड में पहला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव और दूसरा क्या कहलाता है, नाउन। चलिए बात कर लेते हैं इसमें इंप्रूवमेंट होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं गोट जो है वो यहाँ पर मैन वर्ब है, और अपन एक चीज देखते हैं कि किसी भी मैन वर्ब के बाद में ज्यादातर अपन एक चीज लाने की कोशिश करते हैं कि या तो फिर एडवर्ब हो सकता है या नाउन हो सकता है। अब देखते ही हैं कि यहाँ पर इसके बाद में क्या एडजेक्टिव सुटेबल है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इस गोट में से एक साउंड निकलता है वॉट का। आप खुद देखिए, इंडिया दो द कंट्री हैज गॉट वॉट मतलब क्या गोट किया है भाई, इंडिपेंडेंट थोड़ी ना गोट करेगा, इंडिपेंडेंस ही गोट करेगा। बिकॉज आपको पता है वॉट के जवाब में जो भी वर्ड्स आते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं, क्योंकि वॉट हमेशा किसकी डिमांड करता है, नाउन की। बोले तो ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, और ऑब्जेक्ट यू ऑल नो दैट टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं थिंग्स को और अदर्स को बताते हैं। तो यहाँ से एडजेक्टिव बिल्कुल भी नहीं आ सकता इस कंडीशन पे, मतलब नो इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इंडिपेंडेबल भी क्या है, एक एडजेक्टिव है लेकिन वो गलत कंडीशन पे जा रहा है। इंडिपेंडेंट कोई वर्ड ही नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस। मैं आपको बता दूं ENCE जिन शब्दों के लास्ट में लग जाते हैं हमेशा क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। तो यहाँ से अपने को एक नाउन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है। ऑब्जेक्ट की डिमांड के लिए कौन लागू कर रहा है, व्हाट यहाँ से डिमांड कर रहा है, और व्हाट के रिप्लाई में हमेशा अपन एक नाउन का ही यूज करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। तो दिस वर्ड विल बी इंडिपेंडेंस। 18 नंबर सेंटेंस भी इजी है। गिवन अ स्मॉल लॉफ ऑफ ब्रेड गिवन विद अफेक्शन इज फॉर सुपीरियर टू अ डिलीशियस डिश सर्व विद इंडिफरेंटली। देखो जो विद इंडिफरेंटली दिया हुआ है, मैं इस पूरे सेंटेंस को ब्रेक करने के बाद में डायरेक्ट आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रेपोजिशन का कितना फायदा होता है हमारी बेसिक इंग्लिश को अंडरस्टूड करने के अंदर। पहली बात तो ये कि यहाँ से आप फटाफट से निकाल लीजिए, आपको पता है जनरली कि आर्टिकल हो गया, स्मॉल एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन। कैसे पता चला, अरे भाई दो वर्ड दिए हुए, आर्टिकल के बाद में अगर दो वर्ड लगातार हो तो आप हमेशा याद रखिए पहला एडजेक्टिव और दूसरा नाउन, और आर्टिकल के बाद में अगर तीन वर्ड लगातार हो तो पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन, और सिंगल वर्ड होगा तो हमेशा क्या होगा, नाउन। क्योंकि आपको पता है कि एक आर्टिकल केवल एक नाउन के लिए ही बना होता है, नॉट फॉर अदर वर्ड्स। प्रेपोजिशन हो गया तो डेफिनेट सी बात है प्रेपोजिशन के बाद में भी क्या यूज करते हैं, हमेशा एक नाउन यूज करते हैं। और ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, इट इज नोटेड टू इन योर माइंड स्पेशली दैट कोई भी प्रेपोजिशन हो, XYZ कैसा भी प्रेपोजिशन हो, इन सब के बाद में केवल एक इंडिविजुअल वर्ड आता है, क्या, नाउन। नो वर्ड इज अलाउड, लाइक नो वन, आई टेल यू, कोई एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या कोई एडवर्ब आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। नो वर्ड इज अलाउड। हाँ, एक एडजेक्टिव तब आ सकता है आगे नाउन दिया हो, क्योंकि वो एडजेक्टिव नाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। चलिए बात करते हैं ब्रेड के बारे में। यहाँ से तो नाउन हो जाएगा, गिवन आपको पता है, यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ ये खास बात है आपको ध्यान रखने की। मैं आपको बता दूं गिवन V3 होती है, यू ऑल नो दैट।
और कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं होती। लेकिन आप सबको एक चीज मैंने पहले से बताई हुई है और मैं फिर से एक बार आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आपको किसी नाउन के तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है तो एक ही कंडीशन पे सही होती है, यदि आगे आपको मैन क्लोज दिया गया हो। मतलब आप यहां से लेकर के यहां तक की कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे तो डेफिनेट सी बात है ये पूरा का पूरा किसका काम कर जाएगा, आपका लास्ट तक का मैन क्लोज का काम कर जाएगा। चलिए ये बहुत जनरल है और आपको बताया हुआ है कि एडजेक्टिव फ्रेज बनते कैसे। एक बार मैं फिर से आपको शॉर्टकट बता देता हूं, अगर आप भूल भी गए होंगे या फिर भी काफी दफा ऐसा होता है कि आपको पता इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो समटाइम्स इट स्लिप्स फ्रॉम माइंड स्पेशली, सो आई जस्ट रिपीट द कंडीशन बिफोर यू। आप फिर भी ध्यान रखिएगा इस चीज को और माइंड में उतार लीजिएगा इमीडिएटली। अब देखिए एक बार इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको कोई भी नाउन गिवन है, मान के चलिए जैसे मैंने कहा कोई भी नाउन एक्स वाई जेड कैसी भी नाउन हो, और अगर उस नाउन के बाद में आपको डायरेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म या वी फोर दिया गया हो कभी भी, तो ये एक ही कंडीशन पे सही हो सकता है, मे भी हो सकता है कोई अदर वर्ड भी दिया होगा। ये तभी सही होगा जब आगे कोई भी वर्ब देकर के अदर वर्ड, मतलब इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा, मैन क्लोज, और मैं इस वाले पोर्शन को क्या बोल दूंगा, एडजेक्टिव फ्रेज। जैसा कि पता है कि फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होती, वो डायरेक्ट आप इसके थ्रू बता सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हाँ, ओरिजिनली मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये V3 और V4 जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसलिए अपन इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में बात करते हैं। यहाँ से टू एक प्रेपोजिशन हो गया, यहाँ पर थे अपन, यहाँ से थे गिवन, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गई विद प्रेपोजिशन एंड अ फ्रिक्शन इज अ नाउन इज हेल्पिंग वर्ब फार सुपीरियर, बोथ आर एडजेक्टिव राइट हियर। फॉर एडवर्ब तो सुपीरियर एडजेक्टिव हो जाएगा। टू प्रेपोजिशन आर्टिकल डेलिशियस एडजेक्टिव डिस नाउन सर्व मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली, ठीक है ना, विद सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, बट इसके अकॉर्डिंग यहां से बात करूंगा को थर्ड फॉर्म हो जाएगा। चलिए विद इंडिफरेंटली। अब मैं बात करता हूं कि एरर होगा क्या। जैसा कि अपने पढ़ा प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आता है, तो बस आप एक ही चीज देखिए प्रेपोजिशन के बाद नाउन कहां दिया हो। देखो ये प्रेपोजिशन के बाद में एडजेक्टिव है, कोई काम नहीं इसका। यहां से इंडिफरेंट टेबल है, दिस इज नो वर्ड एग्जिस्टेड इन दिस ग्रामर डिक्शनरी स्पेशली। और मैं बात करता हूँ बी ऑप्शन पे, तो विद के बाद में देखो आप ENC दिया हुआ तो डेफिनेटली नाउन है, तो प्रेपोजिशन के बाद में नाउन यूज करते हैं, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। ओके फाइनली आप समझ गए होंगे। बात करते हैं 19 नंबर सेंटेंस के ऊपर। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू गेट एडमिशन टू योर इंस्टीट्यूट। गिवन है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू गेट, तो 100 ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू गेट एडमिशन टू योर इंस्टीट्यूट। गिवन सेंटेंस में आप देखिए खुद एक बार, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, एंड इट बिकम्स द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रेगुलरली। टू गेट इंफिनिटिव हो गया, एडमिशन नाउन हो गया, टू प्रेपोजिशन, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव, इंस्टीट्यूट क्या हो गया, नाउन। चलो ब्रेक करना हो गया। अब बात करते हैं एरर क्या हो सकता है। देखिए पर्टिकुलर नियम होता है ग्रामर में, और ये नियम अपने नाउन के टॉपिक में स्पेशली है कि जब भी आपको फिगर दिए गए होंगे, स्पेशली फिगर फॉर्म ऑफ नाउन जब भी आपको दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी आपको प्रेपोजिशन से जोड़ के बताया जाता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा छोटा सा प्रोसेस इसके बारे में, छोटा सा। मान लीजिए जब भी आपको 100 दिया जाए, आपको जब भी 100 दे दिया गया, 1000 दे दिया गया, मिलियन दिया गया और बिलियन दिया गया, और उनके बाद में जब भी आपको प्रेपोजिशन ऑफ दिया जाए और आपसे ये मांगे कि इधर की तरफ बताइए कौन सा नाउन होगा, तो बस आप डायरेक्ट याद रखें हमेशा इधर की तरफ कौन सा नाउन हो जाएगा पीछे। और दूसरी विशेष बात ये होती है कि जब भी आपको 100,000 और मिलियन बिलियन के पहले कोई नंबर ना देकर ऑफ से जोड़ के बताया जाए, तो आप हमेशा याद रखें आपको इन सभी के लास्ट में क्या लगाना होता है, कि एस लगाना होता है। मतलब दोनों तरफ के नाउन को हमेशा क्या रखना होता है, प्लूरल। मतलब इनको खुद को भी आपको एस लगा के प्लूरल बनाना पड़ता है इधर से। तो आप खुद देखिए सीधा सा यहाँ से गिवन आपको 100 ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के एस लगा, डेफिनेट सी बात है। और वर्ब भी आप खुद देख सकते हैं किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में है यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नियम ये खुद बार बार बोल रहा है कि ऑफ के पहले आप चारों फिगर्स को क्या बनाइए, प्लूरल बनाइए और विद एस एंडिंग, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर क्या लगा देना, एस लगा देना। चलिए 100 ऑफ, और यही इसका एरर था जो कि सिंपल ही होता है, आप इसको इजी अंडरस्टूड कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है ऐसा। 20 नंबर सेंटेंस के ऊपर एक बार देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, एकदम नया क्वेश्चन, आप खुद भी देखिए। ऐसा क्वेश्चन शायद आपने बहुत, आई थिंक सो, पहली बार देखा होगा, मुझे लग रहा है शायद।
बट लेट्स सी हु एल्सिस कमेंट आर यू वेटिंग फॉर। वेटिंग के साथ फॉर लगाते हैं, आपको पता है फिक्स प्रेपोजिशन की बात होती है। यहाँ पर आर है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फोर्थ फॉर्म होगी, यू इसका सब्जेक्ट हो गया। मैं आपको बता दूं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, इन्वर्जन पॉइंट हो गया। इन्वर्जन में हमेशा जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेते हैं, क्योंकि आपको पता है WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात ये है कि हु के बाद में जब आप जो एल्स ले रहे वो है क्या। पहली बात तो ये सोचिए कि मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला जो फ्रेज होता है अपोस्ट्रोफी एस जिसको अपन बोलते हैं, ये लगता कहाँ पर है। जो अपोस्ट्रोफी एस जब भी लगाए जाते हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा, अपोस्ट्रोफी एस जब भी लगाए जाते हैं वो किसी नाउन पर ही लगाए जाते हैं, ये कंफर्म बात है। मतलब ये डेफिनेट बात है कि ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो मैं आपको बता चुका हूं कि नाउन के पहले जो भी वर्ड लगाए जाते हैं वो वर्ड या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव ही हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लगातार दो वर्ड जब भी आते हैं तो पहला वर्ड एडजेक्टिव और दूसरा वर्ड क्या होता है, नाउन ही होता है। मतलब यहाँ पर आप खुद देखिए, हूं तो खुद ही अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम करता है। मतलब एक प्रकार से हूम और हुज जो होते हैं वो तीनों इसी प्रकार से यूज किए जाते हैं। मैं अगर यहाँ से हूं के अकॉर्डिंग यहाँ पर एल्स लगाता हूं तो दिस विल बी रॉन्ग हियर, बिकॉज मैं आपको बता दूं यहाँ से हूं का यूज नहीं होगा, क्योंकि हूं के आगे अपन कभी भी नाउन का यूज नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा मुझे इस कंडीशन में, मुझे क्या करना होगा, तो मुझे इस कंडीशन में हुज का यूज करना होगा। मतलब हुज क्या हो गया, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, एक नाउन की तरह। अब आपको लग रहा पोस्ट ऑफिस गलत है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। Whose else is comment, तो देखो आप खुद देखिए, एडजेक्टिव हो गया ये नाउन एंड नाउन। अब खुद देखिए आप एक बार, else is comment है तो else के ऊपर अपोस्ट्रोफी है, उसके बाद में comment जो है वो भी एक नाउन हो गया। तो डेफिनेट सी बात है दोनों लगातार क्या है, नाउन, और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है जो केवल else की क्या बताएगा, विशेषता। इसलिए अपन यहाँ से क्या करेंगे, हूं को हटाकर यूज करेंगे। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आर जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आर जो गिवन है वो किसके अनुसार है, यू के अनुसार है। तो आपको शायद इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। चलिए 21 नंबर की बात कर लेते हैं। सेंटेंस गिवन है, द वॉल्स कलर डज नॉट ब्लेंड विद दैट ऑफ द कर्टेन। कर्टेन का मतलब आप जानते हैं पर्दा होता है। एक बार ब्रेक कर लिया जाए, आर्टिकल नाउन अपोस्ट्रोफी एस फिर से नाउन, क्योंकि आपको पता अगर कोई अपोस्ट्रोफी जिसके सिर पर साइन सिंगल कोट रैश लगता है वो केवल नाउन पर ही लगता है और आगे भी नाउन, तो डेफिनेट सी बात है दोनों नाउन। डज हेल्पिंग वर्ब नॉट एडवर्ब हो गया, ब्लेंड वर्ब हो गया विद प्रीपोजिशन दैट ऑफ, दोनों को मिला हुआ। दैट जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनता है और प्रीपोजिशन हो गया द आर्टिकल और कर्टेन नाउन हो जाता है। चलिए सोचने वाली बात क्या है इसमें, वो चीज देख ली जाए एक बार। तो ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लमेटिक इतनी थी भी नहीं और आपने इजीली अंडरस्टूड भी कर लिया। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसी सेंटेंस को लेकर के कि इसमें कहना क्या था। आप देखिएगा एक बार गौर से ना, यहां से जो ये वॉल है वो एक नाउन है। कैसी नाउन है, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करने वाली है दीवार, एक नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु। और कभी भी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस अगर अपन लगाते हैं तो वो क्या होता है, पूरी तरह से गलत होता है। मतलब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना आपको। ये नाउन नंबर 1 है, ये नाउन नंबर 2 है, एक 2 नंबर को 1 नंबर पर ले लो और 1 नंबर को 2 नंबर, और अपोस्ट्रोफी एस को हटा करके क्या लगा देंगे, ऑफ, क्योंकि आपको पता है अपोस्ट्रोफी एस की तरह ऑफ भी वही मीनिंग रखता है। मतलब मुझे इसको सही करके क्या लिखना होगा, तो मैं देखिएगा एक बार यहाँ आपके लिए इसको सही करके लिख देता हूँ। द वॉल्स कलर के स्थान पर क्या हो जाएगा, द कलर ऑफ द वॉल विल बी द राइट कंडीशन। 22 की बात करते हैं। सुमित सन्स नॉलेज इज वेरी डीप। डीप मतलब यहाँ से जो एडजेक्टिव का काम कर, डीप यहाँ पर एडजेक्टिव, वेरी एडवर्ब हो गया, इज बी वर्ब, बी वर्ब के अनुसार एडजेक्टिव आ रहा है, बिकॉज़ कंजंक्शन, कंजंक्शन दो सेपरेट क्लोज करता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, गुड एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन स्टडीज क्या हो जाता है यहाँ से एक नाउन का काम करता है। चलिए बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आपको 21 समझ में आ गया था, रिमूव कर दिया जाता हूँ। छोटा सा नियम होते हैं, सभी एक ही सेंटेंस जो है नाउन के टॉपिक के नियमों पर बेस पर आते हैं, मतलब उन्हीं नियमों से बिन करके और ये नियम बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं एक बार इस वाले के बाद। देखो मैंने बात की थी आपके लिए कि किसी एक नाउन पर अगर मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे तब होती है जब मैं लगातार 2 नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाए जा रहा हूँ। देखो 1 2 3, अगर मैंने 3 नाउन लिए और लगातार मैंने पहली 2 नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो ये पूरी तरह से क्या होता है, एक गलत नियम होता है, मतलब ये पूरी तरह से गलत है।
ऐसा कोई नियम नहीं होता लगातार। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होता है कि हमें जो सेकंड वाला अपोस्ट्रोफी एस होता है उसको हटाना ही पड़ता है। इसकी गलती नहीं, इसको हटाना पड़ता है, लेकिन इसके चक्कर से इसको भी रिमूव करना है। अब देखो जब भी अपोस्ट्रोफी एस हटते हैं तो नाउन की पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब लास्ट नाउन पहले आ जाएगी। तो मैं क्या लिखना चाहूंगा, द नॉलेज ऑफ चलिए, द नॉलेज ऑफ सुमित सन विल बी द राइट कंडीशन इन दिस सेंटेंस। बात कर लेते हैं 23rd की। 23rd में ही ऑब्टेन मतलब प्राप्त कर लेना, ए पुअरली पेड लेक्चरशिप एट द यूनिवर्सिटी। चलिए, ही सब्जेक्ट ऑब्टेन मैनवर्ड की सेकंड में आर्टिकल यहाँ से पुअरली पेड की अगर मैं बात करता हूँ तो आप सोच रहे हो सर पुअर से तो एडवर्ब बनता है, पेड क्या है? तो भाई पेड क्या है? पेड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और पुअरली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, और लेक्चरशिप क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसे पता चला? एडजेक्टिव प्लस ly बिकम्स एडवर्ब। पेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव है। लेक्चरशिप नाउन है, जिन शब्दों के लास्ट में SHIP लगा होता है, समझिएगा, वो क्या हो जाते हैं? एक नाउन का काम कर जाते हैं। चलिए, यहाँ से एड प्रेपोजिशन आर्टिकल द और यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। बात करते हैं यहाँ से कि एरर है क्या इसके अंदर। तो आप खुद देखिए एक बार, यहाँ से एक वर्ड गिवन आपको लेक्चरशिप, और ऐसा कभी नहीं बोला जाता, और ये पूरी तरह से गलत होता है कि लेक्चरशिप अपन बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, लेक्चरशिप कभी भी नहीं होता। अगर इसका राइट आंसर आपको चाहिए तो यू शुड डू व्हाट, हमेशा याद रखिएगा केवल लेक्चरशिप ही बोला जाता है। यहां से जो आपको एक ER जो गिवन है वो गलत होता है, मतलब इन नेवर को लेक्चरशिप, हमेशा क्या बोला जाएगा? लेक्चरशिप विल बी द करेक्ट नाउन। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए, लेक्चरशिप बात करते हैं 24 के ऊपर। हिज टू ब्रदर्स रंजन एंड राकेश आर एलुमनस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के रंजन और राकेश दोनों ही क्या है? एलुमनस है इनके अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूं एलुमनस होता है क्या है, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज से जो फॉर्मर स्टूडेंट, मतलब जो पास आउट स्टूडेंट होता है, जिसने वहां से पढ़ाई करके और मतलब डिग्री ले ली और वो किसी दूसरे अध्ययन में लग गया या फिर जॉब प्राप्त कर ली होगी, मतलब पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपन एलुमनस बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है वो देख लीजिए एक बार। मैं वास्तविकता से मिलूंगा आपको थोड़ा सा। यहाँ से एक बार ये बता दूं कि दिस वन इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, टू एडजेक्टिव डिटरमिनर है, ये टू एक कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया आपका। ब्रदर्स जो है वो प्लुरल नाउन, आप खुद देखिए क्योंकि टू लगते हैं नाउन प्लुरल। रंजन एंड राकेश दोनों का नाम हो गया, दोनों नाउन है, प्रॉपर नाउन। आर हेल्पिंग वर्ब एंड बी वर्ब कुछ भी मान लिया। एलुमिनस नाउन है, और प्रेपोजिशन यूनिवर्सिटी नाउन प्रेपोजिशन, एंड प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद में राजस्थान भी क्या दे रखा है? एक नाउन ही दे रखा है। मैं यहाँ से बता दूं कि गलत क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो एल्यूमिनस दे रखा है वो आपको खुद को भी पता है कि दोनों भाई है, तो डेफिनेट सी बात है आपको प्लुरल बनाना होगा। लेकिन दिस वन इज द रॉन्ग कंडीशन, बिकॉज मैं आपको बता दूं एल्यूमिनस जो होता है वो एक इंडिविजुअल सिंगुलर नाउन होती है, लेकिन एलुमनी जो होता है वो क्या होता है? प्लुरल नाउन होती है। मतलब एल्यूमिनस का प्लुरल क्या होता है? एलुमनी। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे होता है? ES या S लगा के प्लुरल बनाते हैं? जी नहीं, ये कुछ ऐसी लैटिन और ग्रीक भाषा की नाउन्स होती है जिनको प्लुरल बनाने के लिए उनके खुद के फिक्स अंदाज होते हैं, मतलब इनके खुद के फिक्स रूल्स होते हैं। जैसे अपन ने ऑक्स का ऑक्सन बनाया था प्लुरल, कभी भी ऑक्स का प्लुरल ऑक्सेज नहीं होता, ऑक्सन ही होता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है वैसे। ओके, तो एल्यूमिनस का क्या हो जाएगा? एल्यूमिनी। आंसर गॉट इट। बात करते हैं 25 एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस शीट एंड PDF वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट। आवर हाइपोथेसिस were very different but our conclusions were the same। चलिए, जो हाइपोथेसिस दिया हुआ आपको, यहां से गिवन हाइपोथेसिस के अनुसार आपको वर्ब जो है वो प्लुरल में दी जा रही है। आपको देखिए बी वर्ब जो है वो वर है, प्लुरल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वेरी एडवर्ब डिफरेंट एडजेक्टिव बट कंजंक्शन आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव। कंक्लूजन जो है वो अपने आप में नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? नाउन। लिखने की जरूरत नहीं, आप पता चल चुका है आपको। वर्ब जो है यहाँ पर एक बी वर्ब की तरह प्लुरल फॉर्म है, डेफिनेटली वो फिर से एक प्लुरल वर्ब है, बिकॉज आपको पता है कंजंक्शन है, कंजंक्शन सेपरेट क्लोज लेता है, सेपरेट क्लोज सेपरेट सब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट के रूप में गिवन नाउन जो है वो प्लुरल फॉर्मेट में, एंड वर्ब इज आल्सो इन द प्लुरल फॉर्म। आर्टिकल द हो गया एंड सेम इज द नाउन हियर, स्पेशली द सेम की कंडीशन इट इज मेकिंग राइट नाउ। चलिए, तो यहाँ से जो गिवन सेंटेंस आपका उसमें आवर जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है
उसको देखना है कि इज इट राइट और रॉन्ग, बिकॉज आपको पता है इसी के अनुसार वर्ब लेना है। कंक्लूजन्स तो प्लूरल ऑलरेडी, तो मैं आपको बता दूं ये फिर से एक लैटिन नाउन बन के सामने आया है। जैसे कि ये लैटिन नाउन था एल्यूमिनी का एल्यूमिनिस। मैं आपको बता दूं जैसे क्राइटेरियन जो होता है वो एक लैटिन नाउन होता है और उसका प्लूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया। ऐसे ही फेनोमिनॉन जो होता है वो भी एक सिंगुलर नाउन होती है और वो एक लैटिन नाउन होती है, लेकिन फेनोमिना जो होती है वो क्या बनती है, प्लूरल नाउन बनती है। ऐसे ही बेसिस का बेसिस बनता है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा बनता है, ऑक्टोपस का ऑक्टोपी बनता है, सिलेबस का प्लूरल फॉर्मेट हमेशा सिलेबी होता है। मतलब ये कुछ फिक्स नाउन होते हैं जो कि लैटिन भाषा से बनते हैं, अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथेसिस के बारे में, तो मैं इसका प्लूरल फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। हाइपोथेसिस जो नाउन होती है उसका प्लूरल फॉर्मेट आपको लिखना होता है हाइपोथेसिस, मतलब थीसिस ऐसा एस को हटा करके एस लगा दीजिए, इट बिकम्स प्लूरल नाउन ऑफ दिस। तो ये जैसे ही प्लूरल हो गया इसके अनुसार वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। अब देखो आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर इतना करने की जरूरत कहाँ है, आप इसको सिंगुलर मान के वर्ब को भी तो वॉच कर सकते हैं ना, इतना हो सकता है। गलत, बिकॉज आप खुद देखिए सेंटेंस को, यहाँ आगे जो वर्ड डिफरेंट अलग अलग बताए गए हैं और अलग अलग बताने का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो होगा नहीं, मतलब अलग अलग है, मतलब ये डेफिनेटली प्लूरल है। और उसके बाद में कंक्लूजन्स भी दिया हुआ है, तो जैसे इधर की नाउन प्लूरल है वैसे ही कंक्लूजन्स भी इनकी क्या होगी, प्लूरल, क्योंकि अलग अलग अनुमान होंगे। अरे भाई हाइपोथेसिस का मतलब होता है क्या, अनुमान या कल्पना, जनरली अपन इनके लिए बोल सकते हैं। तो जब ये अलग अलग कल्पना है तो कंक्लूजन्स भी डेफिनेटली क्या होंगे, अलग अलग। ये था अपना आज का सेशन नाउन का स्पेशली, और होप उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। आप इसको अच्छे से देखिएगा और वापस से रिपीट कर लीजिएगा अगर फिर भी कोई वीकनेसेस हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई कमियां आपको फील हो रही हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस और हो सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।